प्रज्ञान ब्रह्म। आज एक ऐसी बहस पर बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, जो सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि आज की राजनीति और हमारी पहचान उसे भी शक्ल दे रही है। ये बहस है उन लोगों की उत्पत्ति के बारे में जिन्हें अक्सर आर्य कहा जाता है। एक सोच है कि वे भारतीय उपमहाद्वीप के ही थे, मतलब यहीं के मूल निवासी। दूसरे तरफ ज्यादातर एकेडमिक जगत, स्कॉलर्स वगैरह उन्हें बाहर से आया हुआ मानते हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड व्यू है। तो आज हम इसी स्वदेशी आर्य वाले नजरिए को थोड़ा कुरेदते हैं। इसके मूल विचार क्या हैं, तर्क क्या हैं, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और हाँ, बड़ी एकेडमिक दुनिया इसे कैसे देखती है। कोशिश करते हैं इस उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा समझने की। अच्छा, इस बहस को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने पारंपरिक ग्रंथ देखें, जैसे पुराण वगैरह, तो उनमें वैदिक संस्कृति के लिए बहुत पुरानी टाइमलाइन दिखती है। बहुत पुरानी। हाँ, जैसे मनु विवस्वत का जिक्र 7350 ईसा पूर्व का मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध करीब 3100 ईसा पूर्व। लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार, पुरातत्वविद, वो वैदिक काल की शुरुआत कब मानते हैं? लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। सही। ये तो मतलब हजारों सालों का फर्क हो गया। बिल्कुल। और यहीं पर पहला बड़ा टकराव दिखता है। एक तरफ परंपरागत मान्यताएं, दूसरी तरफ जो साइंटिफिक डेटिंग है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि जब 19वीं सदी में यूरोप में भाषाओं का कंपैरेटिव स्टडी शुरू हुआ, हाँ। तो उस समय वैदिक संस्कृत को सबसे पुरानी ज्ञात इंडो यूरोपियन भाषा समझा गया था। इसी वजह से फ्रेडरिक श्लेगर जैसे जो शुरू के स्कॉलर थे, उन्होंने सोचा कि शायद भारत ही इन सब भाषाओं का मूल घर रहा हो, मतलब होमलैंड। अच्छा। तो शुरुआत में ये माना गया कि भाषाएं भारत से बाहर फैली। हाँ, शुरुआती दौर में ऐसा ही एक विचार था। लेकिन फिर जैसे जैसे और खोजें हुई, खासकर जब अनाथोलियन भाषाएं मिली, जैसे हिट्टाइट और माइसीनियन ग्रीक के पुराने रूप मिले, जो संस्कृत से भी पुराने निकले, तब ये तस्वीर बदली। संस्कृत का वो सबसे प्राचीन वाला दावा थोड़ा कमजोर पड़ गया, और फिर स्कॉलर्स ने इंडो यूरोपियन भाषाओं की उत्पत्ति के लिए दूसरी जगहों को देखना शुरू किया। और इसी दौरान वो नस्ल वाला एंगल भी आया ना? मैक्स मुलर और रिस्ले का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, वो भी एक जरूरी पहलू है। 1850 के दशक में मैक्स मुलर ने 2 तरह की आर्य नस्लों की बात की थी। एक पश्चिमी, मतलब यूरोपियन, और एक पूर्वी, यानी भारतीय। उनका मानना था कि ये कॉकेसस से निकलकर अलग अलग दिशाओं में गए, और उन्होंने पश्चिमी शाखा को ज्यादा एक्टिव और ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। अच्छा। बाद में हर्बर्ट होप रिस्ले जैसे जो ब्रिटिश अफसर थे, उन्होंने भारत में इस नस्लीय वर्गीकरण को और आगे बढ़ाया। उन्होंने वो नाक की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, नेजल इंडेक्स वगैरह, हाँ, सुना है। उसके आधार पर लोगों को आर्य, द्रविड़ और अलग-अलग जातियों में बांटने की कोशिश की। ये चीजें औपनिवेशिक शासन के लिए बड़ी सुविधाजनक थीं। समझ गया। और फिर एंट्री होती है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। उसका क्या कनेक्शन है इस कहानी से? हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब IVC की खोज हुई और पता चला कि इसके शहर लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद उजड़ने लगे थे, और पूरी तरह पतन हुआ करीब 1500 ईसा पूर्व तक। अच्छा, ठीक उसी समय के आसपास? हाँ, ठीक उसी समय के आसपास, जब इंडो आर्यन भाषाओं के भारत में आने का अनुमान लगाया जाता है, तो इसने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया, आर्य आक्रमण का सिद्धांत। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे मॉर्टिमर व्हीलर। उन्होंने मोहनजोदाड़ो में कुछ कंकाल मिले थे, उनको आक्रमण का सबूत बताया। यहां तक कह दिया कि सिंधु सभ्यता के विनाश के लिए वैदिक देवता इंद्र जिम्मेदार हैं। इंद्र जिम्मेदार हैं? ये तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, ये उस समय की सोच थी, मतलब ऋग्वेद के कुछ हिस्सों की बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन पर आधारित। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि जिन कंकालों को व्हीलर नरसंहार का शिकार बता रहे थे, वो शायद अलग अलग टाइम पर किसी बीमारी से या किसी और वजह से मरे लोगों के जल्दबाजी में किए गए दफन थे। अच्छा, मतलब कोई एक बड़ा हमला नहीं था वो? हाँ, वो किसी एक आक्रमण का नतीजा नहीं थे। इसलिए वो वाला जो खास आक्रमण मॉडल है, वो अब एकेडमिक जगत में लगभग पूरी तरह से खारिज हो चुका है। तो अगर आक्रमण वाली बात पुरानी पड़ गई, तो फिर आजकल ज्यादातर इतिहासकार मानते क्या हैं? ये लोग कहाँ से आए माने जाते हैं और कैसे? देखिए, जो स्थापित मॉडल है जिसे ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं, उसे इंडो आर्यन प्रवासन सिद्धांत कहते हैं। ये एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है जिसे कुर्गनान या स्टेपी परिकल्पना कहते हैं। इसके मुताबिक इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले शुरुआती लोगों का मूल घर था
पोंटिक कैस्पियन स्टेपी। पोंटिक कैस्पियन स्टेपी मतलब आज का यूक्रेन और दक्षिणी रूस वाला इलाका, घास के मैदान वाला। हाँ बिल्कुल वही, घास का मैदान वाला इलाका। और वहां से भारत तक का सफर ये कैसे हुआ माना जाता है? माना जाता है कि ये लंबी प्रक्रिया थी, हजारों साल चली। मोटे तौर पर समझें तो ये लोग स्टेपी की यमनाया संस्कृति से मध्य यूरोप की कॉर्डेड वेयर संस्कृति तक फैले, फिर पूर्व की ओर वापस मुड़कर यूराल पहाड़ों के पास सिंताश्ता संस्कृति बनाई, करीब 2100-1800 ईसा पूर्व। यहीं शायद रथों का विकास हुआ। रथों का विकास सिंताश्ता में? अच्छा। हाँ, इसी से फिर एंड्रोनोवो संस्कृति निकली। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है कि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाली शाखा वो ईरानी भाषा बोलने वाली शाखाओं से अलग हुई और दक्षिण की ओर मध्य एशिया के बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स यानी BMAC क्षेत्र में पहुंची। BMAC? हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर वहां से कुछ ग्रुप्स पश्चिम में गए, लेवेंट की तरफ जहां मिट्टानी साम्राज्य था। कुछ दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे लगभग 1500 ईसा पूर्व तक, और शायद कुछ पूर्व में इनर एशिया की तरफ भी गए। बाप रे, ये तो काफी घुमावदार रास्ता लगता है। और क्या ये मॉडल सिर्फ भाषा के आधार पर बना है? नहीं, सिर्फ भाषा पर नहीं। ये बेसिकली 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, मतलब तुलनात्मक भाषा विज्ञान। ये दिखाता है कि इंडो यूरोपियन भाषाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, कैसे विकसित हुईं। ठीक है। दूसरा, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, जो इन संस्कृतियों के फैलाव और उनकी चीजों के निशान ढूंढता है, बर्तन, हथियार, कब्रें वगैरह। और तीसरा, हाल के सालों में जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, उसने भी बहुत अहम रोल निभाया है। खासकर एंशिएंट DNA की स्टडी ने स्टेपी से दक्षिण एशिया की तरफ आबादी के मूवमेंट के काफी मजबूत सबूत दिए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग मतलब झुंड के झुंड बनाकर आए? जरूरी नहीं। जैसा कि माइकल विट्सेल या डेविड एंथनी जैसे स्कॉलर बताते हैं, ये कोई बड़े पैमाने पर आक्रमण या पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट नहीं था। हो सकता है ये छोटे ग्रुप्स हों, शायद वॉरियर्स या एलीट क्लास के लोग। अच्छा। जो नई जगहों पर गए और अपनी भाषा और कुछ रीति रिवाजों को वहां स्थापित किया। फिर टाइम के साथ उनकी भाषा और संस्कृति को वहां की लोकल आबादी के बड़े हिस्से ने अपना लिया। शायद पॉलिटिकल दबदबे की वजह से, सोशल प्रेस्टीज के कारण या नए विचारों के आकर्षण से। इसे लैंग्वेज शिफ्ट कहते हैं। लैंग्वेज शिफ्ट मतलब लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी भाषा छोड़कर नई, ज्यादा प्रभावशाली भाषा बोलने लगते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई स्थापित थ्योरी जो मेन स्ट्रीम में मानी जाती है, लेकिन जाहिर है हर कोई इससे सहमत नहीं है। तो जो लोग मानते हैं कि आर्य यहीं के थे, उनके तर्क क्या हैं? वो किस बेस पर अपनी बात रखते हैं? हाँ, यहीं पर वो दूसरा नजरिया आता है जिसे स्वदेशी आर्य सिद्धांत कहते हैं, IAT, इंडिजिनस आर्यनिज्म थ्योरी, या कभी कभी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, OIT भी कहते हैं। इसका मूल दावा, जैसा एडविन ब्रांट ने इसे डिफाइन किया है, ये है कि आर्य कहे जाने वाले लोग भारतीय उपमहाद्वीप के ही मूल निवासी थे। वो कहीं बाहर से नहीं आए। अच्छा। बल्कि इसके उलट इंडो यूरोपियन भाषाएं भारत से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैलीं, और इसी नजरिए में सिंधु घाटी सभ्यता को ही असल में वैदिक सभ्यता माना जाता है। तो ये नजरिया एक तरह से पारंपरिक भारतीय कालक्रम के ज्यादा करीब हुआ, जो पुराणों वगैरह में मिलता है। बिल्कुल, ये उन पुरानी डेट्स के साथ ज्यादा फिट बैठता है जिनका जिक्र पुराणों में है। इस सोच के समर्थक जैसे सुभाष काक मानते हैं कि भारतीय सभ्यता कोई 8000 या 7000 ईसा पूर्व से एक लगातार चली आ रही परंपरा है, अटूट। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये विचार, जैसा ब्रसनन ने लिखा है, कुछ हद तक 19वीं सदी के उन कॉलोनियल आइडियाज के रिएक्शन में भी उभरा। हाँ, वो बाहरी श्रेष्ठ आर्य जाति वाली कहानी। हाँ, जो भारत विजय की कहानी सुनाते थे। तो स्वदेशी सिद्धांत इसके बजाय यहीं पर सभ्यता के विकास और वेदों की रचना की बात करता है। ठीक है, तो इस स्वदेशी सिद्धांत के सपोर्ट में मुख्य तर्क क्या दिए जाते हैं? ये लोग स्थापित प्रवासन मॉडल को कैसे चैलेंज करते हैं? कई तरीकों से। पहला, वे अक्सर प्रवासन मॉडल को जानबूझकर आक्रमण सिद्धांत कहकर पेश करते हैं, जिसे विट्सेल जैसे आलोचक स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट कहते हैं, मतलब दुश्मन के तर्क को कमजोर बनाकर उस पर हमला करना। वे आरोप लगाते हैं कि यह पूरा मॉडल ही उपनिवेशवादियों की साजिश थी। दूसरा, वे भाषा विज्ञान की मेथोडोलॉजी और उसके नतीजों पर सवाल उठाते हैं, खासकर भाषाओं की उत्पत्ति और उनके फैलने के तरीकों पर। हालांकि एडविन ब्रायंट जैसे स्कॉलर नोट करते हैं
कि इस सिद्धांत के कई समर्थक खुद भाषा विज्ञान में एक्सपर्ट नहीं होते। और पुरातत्व या आनुवंशिकी के बारे में क्या कहते हैं ये लोग? वे कहते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में बाहर से आए लोगों के कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। जिम शेफर जैसे कुछ पुरातत्वविदों ने भी पहले यहाँ कल्चरल कंटिन्यूटी की बात कही थी। अच्छा। जेनेटिक्स के जो नतीजे माइग्रेशन की तरफ इशारा करते हैं, उन पर भी वे सवाल उठाते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन को चैलेंज करते हैं। हालांकि ये कहना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में आई ज्यादातर जेनेटिक स्टडीज माइग्रेशन के पक्ष में मजबूत सबूत देती हैं। आखिर में वे इस बात पर शक जाहिर करते हैं कि कैसे मुट्ठी भर बाहर से आए लोग इतनी बड़ी आबादी की भाषा और कल्चर को बदल सकते हैं, जो कि वो एलीट डोमिनेंस और लैंग्वेज शिफ्ट वाली थ्योरी के उलट है। इसके अलावा क्या ये भारतीय इतिहास की डेट्स को भी बदलने की कोशिश करते हैं? ये भी एक पॉइंट है शायद। हाँ, ये उनका एक बहुत अहम तर्क है। वे वेदों और संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा पुराना साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे सुभाष काक दावा करते हैं कि ऋग्वेद में एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं के ऐसे जिक्र हैं जो 3000 या 4000 ईसा पूर्व की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, लेकिन क्या इसे बाकी लोग मानते हैं? नहीं, मुख्य धारा के इंडोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स इन व्याख्याओं को नहीं मानते हैं। एक और बड़ा तर्क है ऋग्वेद में जिक्र की गई सरस्वती नदी का। उसे आज की सूखी हुई घग्गर हकरा नदी से जोड़ते हैं। हाँ, ये तो काफी सुना है। चूंकि माना जाता है कि घग्गर हकरा लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास सूख गई थी, उनका तर्क है कि ऋग्वेद इससे भी पहले लिखा गया होगा। लॉजिकल लगता है। लेकिन इस नदी की पहचान पर और ऋग्वेद में इसके वर्णन को लेकर भी काफी बहस है। मतलब ये पक्का नहीं है। और घोड़ों और रथों के बारे में भी कुछ तर्क हैं इनके? बिल्कुल, वे दावा करते हैं कि भारत में घोड़े और रथ 2000 ईसा पूर्व से काफी पहले मौजूद थे। सबूत के तौर पर वो यूपी के सिनौली में मिली रथ जैसी गाड़ियां, हाँ, वो सिनौली वाला मामला, और गुजरात के सुरकोटड़ा में मिली घोड़ों की हड्डियों का हवाला देते हैं। लेकिन इन पर भी विवाद है। कुछ एक्सपर्ट सिनौली की गाड़ियों को रथ नहीं, बैलगाड़ियां मानते हैं, और जानवरों की, खासकर घोड़ों की पुरानी हड्डियों की सही पहचान करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह वे सिंधु घाटी सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता बताते हैं, जैसा काक का मानना है। पर ये विचार सिंधु घाटी से मिले आर्कियोलॉजिकल सबूतों से मेल नहीं खाता। जैसे वहां की लिखाई, शहर बनाने का तरीका, धार्मिक सिंबल, वो वैदिक साहित्य के वर्णन से काफी अलग हैं। अच्छा। और आखिरकार वे पारंपरिक पौराणिक कालक्रम को ऐतिहासिक मानने पर जोर देते हैं। इसमें यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की रिपोर्ट, भाटों की वंशावलियां और यहाँ तक कि बुद्ध और चंद्रगुप्त मौर्य जैसी हिस्टोरिकल फिगर्स की डेट्स को भी सैकड़ों साल पीछे खिसकाने की कोशिश शामिल है। हाँ, जिसकी माइकल विट्सल जैसे विद्वानों ने बहुत तीखी आलोचना की है। ये समझना भी जरूरी है कि स्वदेशी आर्य सिद्धांत का कोई एक ही रूप नहीं है। इसके कई वर्जन्स हैं। माइकल विट्सल ने इसके कई प्रकार बताए हैं। एक है थोड़ा नरम या सौम्य संस्करण। ये श्री अरबिंदो और दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों की परंपरा से जुड़ता है। ये मानता है कि ऋग्वैदिक आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से के ही मूल निवासी थे। अच्छा, सिर्फ उत्तर पश्चिम? हाँ, अरबिंदो का नजरिया दिलचस्प है। उन्होंने आर्य को नस्ल नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी माना, जो खास तरह के मूल्यों और लाइफस्टाइल से जुड़ी थी। उन्होंने प्राचीन भारत में कल्चरल भेद माना, आर्य और अनार्य पर, नस्लीय भेद नहीं। दूसरा ज्यादा मुखर वर्जन है आउट ऑफ इंडिया मॉडल, जिसे कॉनराड एल्स्ट और श्रीकांत तालागिरी जैसे लेखकों ने आगे बढ़ाया है। ये कहता है कि भारत ही सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं का मूल वतन, मतलब उरहायमात था। भारत ही पूरी दुनिया की भाषाओं का? इंडो यूरोपियन भाषाओं का। एल्स्ट ने तो एक काल्पनिक सिनारियो भी बनाया है कि लगभग 6000 ईसा पूर्व लोग पंजाब से मध्य एशिया गए, वहां घोड़ा पालतू बनाया, फिर वहां से यूरोप और अनातोलिया फैले, फिर भारत और ईरान की शाखाएं अलग हुईं, सरस्वती नदी सूखी और फिर भारत के अंदर और बाहर और माइग्रेशन हुए। एडविन ब्रायंट इसे एक सैद्धांतिक अभ्यास की तरह देखते हैं, ये परखने के लिए कि क्या भारत को भाषाई आधार पर पूरी तरह खारिज किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। हाँ। तीसरा संस्करण डेविड फ्रॉली जैसे लेखकों से जुड़ा है, जो मानते हैं कि सिर्फ इंडो यूरोपियन ही नहीं
बल्कि शायद दुनिया की सारी सभ्यताएं और भाषाएं भारत से ही निकली। फ्रॉली 19वीं सेंचुरी की नस्लीय व्याख्याओं की जोरदार आलोचना करते हैं और आउट ऑफ इंडिया के बड़े समर्थक हैं। अक्सर जॉर्ज फ्यूअरस्टीन और सुभाष काक के साथ मिलकर लिखते हैं। ब्रायंट के मुताबिक फ्रॉली अकादमिक जगत से ज्यादा पॉपुलर लेवल पर ज्यादा प्रभावशाली हैं। और एक चौथा नजरिया निकोलस कजानास का है, जो मानते हैं कि आर्य 4500 ईसा पूर्व से भी पहले सिंधु घाटी में आ गए थे और हड़प्पा के लोगों के साथ मिलजुल गए, या शायद वही हड़प्पावासी थे। अरे बाप रे, मतलब एक ऐतिहासिक बहस का आज इतना गहरा राजनीतिक असर पड़ रहा है। ये पहलू तो सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस ऐतिहासिक बहस का सीधा कनेक्शन है आधुनिक भारत की राजनीति और पहचान से। औपनिवेशिक काल में ही देख लीजिए, अंग्रेजों ने कभी आर्य सिद्धांत का इस्तेमाल भारतीयों और खुद के बीच एक कॉमन हेरिटेज दिखाने के लिए किया, तो कभी इसी का इस्तेमाल भारत पर अपने शासन को जस्टिफाई करने के लिए किया कि भाई हम भी पहले आए आर्यों की तरह बाहर से आए शासक हैं। अच्छा। जॉन मुएर या ज्योतिबा फुले जैसे भारतीय विचारकों ने भी इसे जाति व्यवस्था समझाने के लिए इस्तेमाल किया कि ऊंची जातियां बाहरी आर्यों के वंशज हैं और निचली जातियां यहाँ के मूल निवासी द्रविड़। और इसका जवाब कैसे दिया गया फिर? इसके जवाब में हिंदू सुधारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन खड़े हुए। दयानंद सरस्वती ने माना कि आर्य तिब्बत से आए थे, मतलब भारत से बाहर पर एशिया से। थियोसोफिकल सोसाइटी ने माना कि आर्य भारत के ही थे और यूरोप की सभ्यता भी यहीं से निकली। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद के उदय के साथ स्वदेशी आर्य सिद्धांत ज्यादा सेंट्रल हो गया। वीडी सावरकर ने शुरू में माइग्रेशन माना था, पर बाद में वे स्वदेशी विचार के समर्थक हो गए। अच्छा, सावरकर ने भी? हाँ, और एमएस गोलवलकर ने तो आर्यों के बाहर से आने की बात को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने जोर दिया कि हिंदू हमेशा से भारत की मिट्टी के बच्चे रहे हैं। विट्सेल और बर्गंडा जैसे स्कॉलर गोलवलकर को स्वदेशी आर्य विचार का एक प्रमुख स्तंभ मानते हैं। सीताराम गोयल के पब्लिकेशन वॉइस ऑफ इंडिया ने इस विचार को फैलाने में काफी मदद की। तो हिंदुत्व विचारधारा के लिए इतना जरूरी क्यों है स्वदेशी होना? क्योंकि हिंदुत्व विचारधारा भारत को मुख्य रूप से हिंदुओं का राष्ट्र मानती है और स्वदेशी होना इस दावे का एक अहम आधार बनता है। जैसा कि रविंद्र नुतुला बताते हैं, अगर हिंदू हमेशा से यहीं के मूल निवासी हैं, तो उनका देश पे पहला और स्वाभाविक अधिकार बनता है। समझ गया। ये विचार अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों को बाहरी के रूप में देखने को बढ़ावा दे सकता है। इसका एक उदाहरण कैलिफोर्निया टेक्स्टबुक विवाद में दिखा था, जब इतिहासकार डीएन झा ने अदालत में कहा कि स्वदेशी आर्य दावों का इस्तेमाल भारत में अल्पसंख्यकों को अलग थलग करने और उनके डीमोनाइजेशन के लिए किया जा रहा है। इतिहासकार रोमेला थापर भी आरोप लगाती हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा ऐसे ऐतिहासिक मिथकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब सुनने के बाद अब सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, इतिहासकार, भाषाविद, पुरातत्वविद, वो इस स्वदेशी आर्य सिद्धांत के बारे में क्या सोचते हैं? मेन स्ट्रीम व्यू क्या है? देखिए, अगर हम मुख्य धारा के अंतर्राष्ट्रीय अकेडमिक जगत की बात करें तो वहां स्वदेशी आर्य सिद्धांत या आउट ऑफ इंडिया थ्योरी OIT को लगभग कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, जीरो। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जेपी मैलरी, रोमिला थापर, वेंडी डॉनिगर, ऑड्रे ट्रुश्के, गिरीश शहाणे, इस फील्ड के लगभग सभी बड़े विद्वान इसे नहीं मानते। माइकल विट्जेल इसे एकेडमिक रिसर्च नहीं मानते। वो इसे एक क्षमायाचक अंततः धार्मिक उपक्रम कहते हैं, मतलब एक अपोलोजेटिक रिलीजियस अंडरटेकिंग, धार्मिक उपक्रम। हाँ, स्टेफनी जेमिसन तो इसकी तुलना अमेरिका में इंटेलिजेंट डिजाइन के विवाद से करती हैं। इंटेलिजेंट डिजाइन, हाँ, जो डार्विन के विकासवाद को चैलेंज करता है। हाँ, वही। वो इसे मनगढ़ंत और धार्मिक राष्ट्रवादी एजेंडे से प्रेरित बताती हैं। तो क्या इसकी मेथोडोलॉजी पर भी सवाल उठाए गए हैं, काम करने के तरीके पर? हाँ, गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सुदेशना गुहा कहती हैं कि इसके समर्थक अक्सर एकेडमिक रिसर्च और नॉन एकेडमिक दावों के बीच फर्क नहीं करते। एडविन ब्रायंट ने लिंग्विस्टिक तर्कों की कमजोरियों को उजागर किया है। लार्स मार्टिन फॉसे का कहना है कि कई स्वदेशी सिद्धांतकार वेस्टर्न इंडोलॉजी, खासकर जर्मन और फ्रेंच रिसर्च से अनजान हैं। इससे उनकी आलोचनाएं अधूरी जानकारी पर आधारित होती हैं और उन्हें एकेडमिक जगत में सीरियसली नहीं लिया जाता। जॉर्ज ए डोसी ने तो इसे एकेडमिक दुनिया का लूनेटिक फ्रिंज तक कह दिया है। लूनेटिक फ्रिंज? हाँ,
तो संक्षेप में कहें तो अकेडमिक आम सहमति यही है कि ये सिद्धांत उपलब्ध ऐतिहासिक, भाषाई, पुरातात्विक और आनुवांशिक सबूतों के उलट है। तो आज हमने इस काफी जटिल विषय की कई परतें खोली। भाषा, पुरातत्व, आनुवांशिकी, प्राचीन ग्रंथ, फिर कॉलोनियल इतिहास से लेकर आज की राजनीति तक। ये साफ दिखता है कि कैसे हजारों साल पुराने अतीत की व्याख्याएं आज की हमारी पहचान, हमारे विश्वास और सत्ता के समीकरणों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। यहाँ जो मूल तनाव है वो एक तरफ पारंपरिक कालक्रम, राष्ट्रीय गौरव और स्वदेशी जड़ों पर आधारित व्याख्याओं के बीच है, और दूसरी तरफ है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स जैसे साइंटिफिक विषयों से निकले नतीजे, जहां पहला नजरिया भारत में एक प्राचीन, अटूट और स्वदेशी सभ्यता पर जोर देता है, वहीं दूसरा दृष्टिकोण प्रागैतिहासिक काल में हुए माइग्रेशन को स्वीकार करता है, जिसने उपमहाद्वीप की आबादी और भाषाओं को आकार देने में भूमिका निभाई। इस पूरी बहस को समझना हमें सिर्फ प्राचीन इतिहास को फिर से रचने की चुनौतियों के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे इतिहास लिखा जाता है, उस पर सवाल उठते हैं और वो समय के साथ कैसे बदलता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि हजारों साल पहले कोई ग्रुप ठीक कहाँ से आया था, अगर हम इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि सदियों और हजारों सालों से यहाँ संस्कृतियां कैसे मिली, भाषाएं कैसे विकसित हुईं और नई पहचानें कैसे बनी, तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हमें सभ्यताओं के हमेशा बदलते रहने वाले, डायनामिक और मिले जुले स्वभाव के बारे में क्या सिखाती है।